जय हिंद दोस्तों। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एग्जाम में बहुत ही बड़ा वेटेज रखता है। यानी कि भारतीय संविधान से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 555 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये 555 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस कई एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आगे भी ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहेंगे। यानी कि ये जो 555 क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का वह संग्रह जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती हो उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे पुराना लिखित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो अपने देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बताइए, भारत के संविधान के निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस दल ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले स्वराज दल ने। और 1924 में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। स्वराज दल की बात करें तो इसकी स्थापना कब और किसने करी थी? तो 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन का व्यक्तिगत रूप से विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था? तो मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। इनको शॉर्ट में MN राय कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग करी? तो 1935 में करी थी। ये घोषणा किसने की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी? तो ये घोषणा जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया। और इसका नेतृत्व किसने किया? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इसका नेतृत्व किया। और किसने क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहकर अस्वीकृत कर दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, याद रखना, पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को। संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किस मिशन की स्तुति के आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन की। ठीक है, और कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत भेजने की घोषणा की थी? तो ब्रिटिश PM क्लाइमेट इटली ने। कब घोषणा करी थी? तो 15 जनवरी 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एक तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ये नेतृत्व कर रहे थे। दूसरे पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 389 निश्चित करी गई थी। और इन 389 में से 292 जो हैं ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, देसी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? 93। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे 4। ठीक है, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे? तो 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे कांग्रेस के। ठीक है, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो 73 मुस्लिम लीग के निर्वाचित हुए थे। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा के सदस्यों में ST के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ST के सदस्यों की संख्या 33 थी। वहीं संविधान सभा की पहली बैठक की हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को और नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और पहली बैठक में संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो है ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और भारत की ऐसी कौन सी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि
सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? ठीक 2 दिन बाद होती है। कब? 11 दिसंबर 1946 को। और दूसरी बैठक में संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं या फिर प्रथम स्थायी अध्यक्ष, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। और इसी के साथ संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष भी चुन लिए जाते हैं। पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे संविधान सभा के? तो HC मुखर्जी बने थे। ओके। और दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर बोलता हूँ, यदि जिस प्रकार से हम यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, यदि आप सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, साइंस और कंप्यूटर जीके, सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। टोटल 5000 से ज़्यादा बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज, मंथली वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर को हम बात करें कौन सी बैठक होती है? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को। संविधान सभा के प्रांतीय और देशी रियासतों के कितनी लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया? तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया। ठीक है। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किससे नियुक्त किया गया? BN राय के लिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे ये डॉक्टर साहब BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। और संविधान सभा की जो संघ शक्ति समिति है इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा के मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हम बात करें कि राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्भ समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या थी 299। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 साल 11 दिन 18 महीने का समय लगा था संविधान बनाने में, यानी कि 12 दिन कम पूरे 3 साल लगे थे संविधान का निर्माण करने में। संविधान सभा के में कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो टोटल 12 बैठकें हुई थी। ठीक है। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आया? तो खर्च की बात करें 63,96,729 रुपये का खर्च आया था संविधान को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया। ठीक है। या फिर ये पूछा जाए कि संविधान अंगीकृत कब किया गया? भारतीय संविधान तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान के कितने अनुच्छेद को लागू किया गया? तो 15 अनुच्छेद को लागू किया गया। ओके। और संविधान की अंतिम बैठक कब होती है? अंतिम बैठक यानी कि 12वीं बैठक। टोटल 12 बैठकें हुई हैं तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा किस व्यक्ति को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। और संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा कब की गई? तो 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया? तो पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ओके।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को नवनिर्मित संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग थे? तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन हम वर्तमान की बात करें तो 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ओके, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? तो मई 1949 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 15 अगस्त 1947 को बने थे। भारत के सबसे ज्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो जवाहरलाल नेहरू। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1947 से 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से कब नवाजा गया? तो नेहरू जी को 7 सितंबर 1955 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कितने समय का रहा? तो 16 साल 9 महीने 12 दिन का इनका कार्यकाल रहा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली थी? तो इनको बारदौली सत्याग्रह या फिर बारदौली आंदोलन हुआ था 1928 में। तब बारदौली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदौली की महिलाओं के कहने पर गांधी जी ने इनको ये उपाधि दी थी। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सभी देशी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये भी पटेल साहब को दिया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और प्रत्येक वर्ष डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो 1924 में किया गया था। और ये पूछा जाएगा कि रेल बजट को आम बजट से कब किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो एक वर्ष समिति की सिफारिश पर किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है? अंबेडकर साहब को कहा जाता है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता, या फिर इसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। जगजीवन राम की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समता स्थल। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। और स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री थे CH भाभा। और भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे RK षणमुखम शेट्टी। और प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि जो प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। और किसकी अध्यक्षता में? तो अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा में किस दिन पहली बार भारतीय संविधान को पढ़ा गया? तो भारतीय संविधान को सबसे पहले पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948 को। और पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। बताइए, भारतीय संविधान के लागू होने के साथ किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? तो जैसे ही संविधान लागू हुआ, सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त किया गया।
और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त किया गया। किस व्यक्ति ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो लॉर्ड स्काउट ने संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है। संविधान ने किस जानवर को प्रतीक यानी कि मुहर के रूप में अपनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी को। नेक्स्ट है, मूल संविधान का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा की गई? तो सौंदर्यीकरण और सजावट की गई नंदलाल बोस के द्वारा। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया? तो भारत अधिनियम 1935 से संविधान का अधिकांश ढांचा लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं। तो उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो केवल एक बार उद्देशिका में संशोधन किया गया है। संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और ये जो फैक्ट है ना, ये कई बार पूछा गया फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? तो N.A. पाखलीवाला ने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो B.R. अम्बेडकर साहब ने। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? K.M. मुंशी ने। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा करी गई है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? एक तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा करी गई है? तो न्याय पूछा जाए तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा करी गई है प्रस्तावना में। एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस या फिर वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इनवरी वेरीवारू यूनियन केस था 1960 वाला। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में संविधान ने कहा था कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो केशवानंद भारती विवाद में। ठीक है, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है? संविधान का भाग उद्देश्य का है लेकिन इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। भारत के संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा? तो KC व्हीयर ने। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है ये शुरू होती है हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द किस अधिनियम के तहत जोड़े गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ऐसा याद रखो, SPA सपा। ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान या फिर मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से प्रेरित होकर ली गई है? तो प्रस्तावना की अवधारणा ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित होकर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रस्तावना की अवधारणा तो अमेरिका से ली गई है लेकिन प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है,
और प्रस्तावना में संविधान की शक्ति के स्रोत के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो प्रस्तावना में संविधान की शक्ति के स्रोत के रूप में दर्शाया गया है भारत की जनता को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। संविधान में कहाँ अंकित हैं? तो मैंने बताया था कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा करी गई है, वो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये भारत संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। यह कथन किसका है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है? तो के.एम. मुंशी का ये कथन है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को किस क्रांति से लिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। प्रस्तावना में किया गया एकमात्र संशोधन कौन सा है? तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था प्रस्तावना में। और किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो इसी को 42वां संविधान संशोधन को, ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। ओके, भारत के संविधान में अंकित प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का। केशवानंद भारतीय केस का संबंध संविधान के किस भाग से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना से। किस केस के बाद न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है? तो यही केशवानंद भारतीय केस के बाद में। भारतीय संविधान में लोकतंत्र का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? लोकतंत्र का उल्लेख भी प्रस्तावना में मिलेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का क्या नाम उल्लेखित है? तो प्रस्तावना में भारत और इंडिया नाम का उल्लेख है। बताइए, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति किस संस्था में निहित है? तो संशोधन करने की शक्ति संसद के पास में है। भारतीय संविधान किन भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की मैंने बता दिया। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। बताइए, भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। और विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकाल उपबंध और आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना का प्रावधान दोनों रूस से लिए गए हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य तो रूस से लिए गए हैं, लेकिन यदि मौलिक अधिकार पूछा जाए, ठीक है, तो अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अधिकार लिया गया है अमेरिका से। आ से अधिकार, आ से अमेरिका। संघात्मक व्यवस्था और अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप हिस्ट्री का वीडियो डालिए, आप प्राचीन इतिहास का वीडियो डालिए, आधुनिक इतिहास का डालिए, या फिर मध्यकालीन इतिहास का डालिए, या फिर ज्योग्राफी का डालिए, या फिर इकोनॉमी का डालिए। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट पर हम मैराथन वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और हर एक मैराथन वीडियो में आपको 500 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको सब्जेक्ट वाइज मैराथन प्लेलिस्ट विजिट करना है, ठीक है, प्लेलिस्ट विजिट करना है आपको, वहाँ पर लिखा होगा सब्जेक्ट वाइज मैराथन, ठीक है। और ये सारे वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे कम समय में। यदि आपको सारा स्टैटिक जीके पढ़ना है तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, ओके। और यदि आप ये सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन PDF फॉर्मेट में
प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। स्टैटिक जीके की सभी सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप कम समय में क्विक रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन की बात करें तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 69वां संविधान संशोधन के द्वारा और 1991 में। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है तो पहली अनुसूची में। भारत के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख कहां पर किया गया है तो पदाधिकारियों के शपथ संबंधी उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या उल्लेखित है तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाएं दी गई हैं। ओके, और दल बदल की बात करें तो दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है 10वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची को संविधान में कौन सा संशोधन करके जोड़ा गया तो 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषयों का उल्लेख मिलता है 29 विषयों का। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बताइए पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई तो सबसे पहले राजस्थान में। और राजस्थान की किस तहसील में तो राजस्थान की नागौर तहसील में। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर। ठीक है, और वर्तमान समय में किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन 3 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के लिए किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का प्रावधान है तो नगर पालिकाओं का जो प्रावधान है ये 12वीं अनुसूची में मिलेगा। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा और 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित कितने विषय प्रदान किए गए हैं 18 विषय। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं 100 विषय हैं और राष्ट्र सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। किस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं तो समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कौन सी अनुसूची में उल्लेख मिलता है तो 5वीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है तो ये मिलता है 6वीं अनुसूची में। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया तो 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन करके। इसी प्रकार से मैथिली, संताली, डोंगरी, बोडो और बोडो को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो पहले 14 भाषाएं थीं, फिर 21वां संविधान संशोधन करके
सिंधी को जोड़ा गया 15वीं राजभाषा के रूप में, फिर कोंकणी, फिर मणिपुरी, फिर क्या हो जाता है, नेपाली हो जाता है, ठीक है, फिर मैथिली हो जाता है, फिर संताली हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, डोंगरी और बोडो। इस प्रकार से टोटल कितनी भाषाएं हो जाती हैं, 22 भाषाएं हो जाती हैं, ठीक है। और भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में देखने के लिए मिल जाता है आपको। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियां किस अनुसूची में दी गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहला संविधान संशोधन करके। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में पहला संशोधन हुआ था संविधान में और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। बताइए, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो एस के धर की अध्यक्षता में 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे फजल अली। और भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। बताइए, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत परिषद के कुल 4 सदस्यों में कितने विधिक सदस्य होते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 सदस्यों में 1 विधिक सदस्य होता था। किस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों के लिए प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किस प्रथा को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में अवैध घोषित किया गया? तो दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। द्वितीय चार्टर एक्ट कब पारित हुआ? 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उन्हें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी के किस अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था? तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कौन सा पहला अधिनियम था जिसने भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सेदारी की अनुमति दी थी? तो यह 1833 का चार्टर अधिनियम था। कौन सा अधिनियम? ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थान में बदलने के लिए जिम्मेदार था। तो यह 1833 का चार्टर अधिनियम था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायिका में कितने नए सदस्यों की वृद्धि की गई? तो विधायिका में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। किस एक्ट के अंतर्गत सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो पद होते थे उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। भारतीय सिविल सेवा जो है ये 1833 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम है इसी के द्वारा शुरू की गई थी। किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पेश किया? तो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो लिखित संविधान का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन का जो विचार है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है ये भी अमेरिका के संविधान से। और संविधान की सर्वोच्चता भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग का जो प्रावधान है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। उच्चतम
एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और जो वित्तीय आपातकाल है इसका प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है। और ये अवधारणा भी अमेरिका के संविधान से ली गई। पंचवर्षीय योजना ये रूस से ली गई हैं। मौलिक कर्तव्य ये भी कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से। और प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और हम बात करें कि लिखित संविधान की अवधारणा ये कहाँ से ली गई है? ये भी फ्रांस से ली गई है। और भारत की संघीय व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है, ठीक है। और भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की जो संकल्पना है ये कनाडा से ली गई है। और संविधान में राज्यपाल का पद ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। बताइए, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, ठीक है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम ये आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये भी आयरलैंड से ली गई है। और समवर्ती सूची का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। द्विसदन का सिद्धांत ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से लिया गया है। भारत में गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र शब्द का अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। एक उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय यूपी के प्रयागराज में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है, ठीक है। और हम बात करें दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में है। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है। और संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? तो भाग 1 संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संविधान के भाग 1 का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक का उल्लेख मिल जाता है, ठीक है। और भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में किए गए हैं? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और भारतीय संविधान नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो इंग्लैंड के संविधान से। नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में। और संसद को यह शक्ति दी गई है अनुच्छेद 11 में। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो यदि आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता लेना चाहते हैं भारत की तो आपको भारत में कम से कम 7 वर्ष तो बिताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कितने आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है? तो 5 आधारों पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, ठीक है। और संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। और भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार देखने के लिए मिलेंगे। संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं? यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है
तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन ये भी संसद के द्वारा। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। और हम बात करें कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक देखने के लिए मिलेगा। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 23 और 24 में मिलेगा। धर्म की स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये आपको अनुच्छेद 29 और 30 में देखने के लिए मिलेगा। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा किसने है? तो अंबेडकर साहब ने कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समावेश निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 32 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो भाग 4 में। ठीक है। और नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है भाग 4 में तो किया गया, लेकिन अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिल जाएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। कुछ क्वेश्चन रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन यदि बात नीति निर्देशक तत्वों की हुई है और नीति निर्देशक तत्वों से जितने क्वेश्चन मिल जाते हैं क्या वो एक ही जगह पर ऐड करना जरूरी नहीं है? क्या ये पढ़ने की सबसे अच्छी टेक्निक नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जा रहे हैं और एक साथ सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको वो टॉपिक क्लियर भी हो रहा है? बताइए किस संशोधन के द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किस भाग में किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश ये भी भाग 4 में किया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ठीक है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर एक समान सिविल संहिता लागू है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 में। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग का पक्षधर रहेगा, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिल जाएगा आपको संविधान के भाग 4 का में। देखिए सबसे पहले याद रखना कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। ठीक है। फिर एक भाग जोड़ा गया, कौन सा? भाग 4 का जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस समिति की सिफारिशों पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो शोणसह समिति की सिफारिशों पर। और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन देखने के लिए मिलेगा। और क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो देखिए मूल कर्तव्य तो जोड़े गए थे 10। ठीक है। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो ये 11वां मूल कर्तव्य कहां से आ गया? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा
और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। तो मूल कर्तव्यों की संख्या पूछी जाएगी, आप कहेंगे 11 हैं, और जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तब कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे 1976 में। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, तो माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो वही 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, और 11वां मूल कर्तव्य है कि माता पिता या फिर उनके संरक्षक हैं, उनका ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करें। ठीक है, संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो संघ का उल्लेख भाग 5 में मिलेगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, और यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54 के द्वारा। निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में प्रावधान मिलेगा? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य अनुमोदक और 50 प्रस्तावक सदस्यों की आवश्यकता होती है। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, 1 बार, 2 बार और 10 बार, चाहे तो कितनी बार वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मत पद्धति के द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में यदि कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति को किसके द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, और जो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 60 में किया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर संसद के किस सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति संविधान का यदि उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है, और संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाना चाहिए? तो देखिए, यदि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, आप उसके विरुद्ध महाभियोग ला रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम 14 दिन पहले उसको सूचना देना जरूरी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कितने प्रतिशत बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं 1950 से 1962 तक। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कितने समय के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना चाहिए? यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, और भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति भी राष्ट्रपति ही होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम 35 वर्ष का होना ज़रूरी है, और यदि आपको उपराष्ट्रपति बनना है तब भी 35 वर्ष का होना ज़रूरी है। किसी राज्य का
राज्यपाल आपको बनना है तब भी 35 वर्ष का होना जरूरी है। भारत में कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? तो एकमात्र राष्ट्रपति है नीलम संजू रेड्डी, इनको निर्विरोध चुना गया था। भारत के राष्ट्रपति को सलाह कौन दे सकता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए रह सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल के लिए रह सकता है। राष्ट्रपति किस सूची में विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ सूची और समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है ये अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जो राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियां हैं ये अनुच्छेद 72 में दी गई हैं। ठीक है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं। ठीक है। और उम्र कैद की सजा को भी कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्षमादान संबंधी शक्तियां जो हैं ये राष्ट्रपति के पास में होती हैं और अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनके पास भी क्षमादान संबंधी शक्तियां होती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनके पास भी क्षमादान संबंधी शक्तियां होती हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप कहेंगे संविधान के अनुच्छेद 161 में। ओके, अब बताओ भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी। इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 64 में किया गया है। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमण चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है। और इसका वर्णन जो है यह अनुच्छेद 65 में किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 67 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु होना जरूरी है? तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल बनना है तो कम से कम आपकी उम्र 35 वर्ष होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति दोनों में से किसी के चुनाव में यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए किस निकाय का गठन किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद का। नेक्स्ट वन की बात करें तो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 75 में। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्रियों सहित सभी मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं देश के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिमंडल में कौन
मंत्री शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। प्रत्येक विभाग के मुखिया कौन से मंत्री होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना जरूरी है? तो देखिए दोस्तों, लोकसभा सदस्य यदि आपको बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष। और यदि आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तब भी आपकी उम्र होना कितनी जरूरी है? 25 वर्ष। तो यदि पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए या फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, तो आप कहेंगे 25 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इनकी मृत्यु पद पर रहते हुई है। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी लोकसभा में चरण नहीं रखा? तो वो है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 कहता है। बताओ, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए दोस्तों, भारत में उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए संविधान में तो कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, यानी कि यह एक गैर संवैधानिक पद है। ठीक है, मतलब पद की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उप प्रधानमंत्री पद का प्रचलन शुरू हुआ और पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, संसद किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। और इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। याद रखना, संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। और संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा की संरचना संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। और इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 80 में किया गया है। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। आपको एक शब्द याद रखना है, सरल। ठीक है, सा से हमारा बन जाएगा संसद। सा से क्या बन जाएगा? संसद। रा से हमारा बन जाएगा राज्यसभा। क्या बन जाएगा? राज्यसभा। और ला से हमारा बन जाएगा लोकसभा। ठीक है, इन तीनों को याद रखना। संसद का जो वर्णन है ये किया गया है आर्टिकल 79 में। और इसके बाद आता है राज्यसभा, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 80 में। और लोकसभा का वर्णन जो है ये आर्टिकल 81 में किया गया, यानी कि 79, 80 और 81 बढ़ते क्रम में। सरल, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। ठीक है, तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि संसद का वर्णन कहाँ किया गया? 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। और ये 1 नंबर आपको दिला देगा। एक सरल शब्द है और ये आपको सारी चीजें सरल कर देता है। संसद का प्रथम या फिर निम्न सदन किस सदन को कहा जाता है? तो पहला और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। और हम बात करें कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। ठीक है, और वर्तमान लोकसभा में यदि हम बात करें कि राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। भारत का कौन सा राज्य लोकसभा के लिए सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है? यानी कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। लोकसभा का कार्यकाल साधारणतः कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वहीं हम बात करें कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा के 1 वर्ष में कितने अधिवेशन होने आवश्यक हैं? तो देखिए दोस्तों, 1 वर्ष में
लोकसभा के लिए 2 अधिवेशन होना जरूरी है और 6 माह के अंतराल से होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों की संख्या का कितने भाग अनिवार्य है? तो गणपूर्ति के लिए 1/10 भाग अनिवार्य है, यानी कि 1/10 यानी कि 10% अनिवार्य है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं लोकसभा को, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं हम बात करें कि विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं लोकसभा के सदस्य करते हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, और भारत में न्यूनतम कितने सांसद वाला दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है? तो 55 सांसद वाला राजनीतिक दल जो है ये विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। भारत में प्रथम लोकसभा कब से कब तक रही? तो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। और वर्तमान में यानी कि 2023-24 में कौन सी लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है। ये 19 से 24 तक की हम बात करें। ठीक है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो कौन सी लोकसभा चलेगी? 18वीं लोकसभा चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, या फिर इनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? तो जीवी मावलंकर कहा जाता है। वर्तमान में है ओम बिरला। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 108 में। अच्छा, संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। देखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा का प्रावधान है? तो मैंने एक शब्द बता दिया था आपको, सरल। ठीक है, सरल से आपको पकड़ना है कि संसद का प्रावधान आर्टिकल 79 में, राज्यसभा का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 80 में और लोकसभा का प्रावधान आर्टिकल 81 में। ओके, अब बताओ कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। और राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वह कौन सा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो वो है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा के राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है। भंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को और राज्यसभा की पहली बैठक जो है ये 13 मई 1952 को हुई थी। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं हो सकता है? तो संसद की स्वीकृति के बिना। राज्यसभा के 2 बैठकों के मध्य
अंतराल कितना होना ज़रूरी है? तो 6 माह का अंतराल होना ज़रूरी है। बताइए भारत के किन राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन द्वीप, इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत में कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्य थे और ये प्रधानमंत्री बने। भारत के किस राज्य से राज्यसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य चुने जाते हैं? तो चाहे राज्यसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 80 सीटें हैं, ठीक है, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 सीटें हैं। और राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक के रख सकता है? तो 14 दिन के लिए रोक के रख सकता है। बताओ भारत के संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियन और हेवर्ट बेकर ने। भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? या फिर पूछा जाए कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है, ठीक है। और महान्यायवादी की जो नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है या फिर महान्यायवादी पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 76 में किया गया। महान्यायवादी की नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ओके। और कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है परंतु दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो वो है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसी क्रम में अच्छा, जो महान्यायवादी है ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है या फिर भारत सरकार का वकील होता है। इसी क्रम में राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महाधिवक्ता, ठीक है। और महाधिवक्ता की जो व्यवस्था है ये संविधान के अनुच्छेद 165 में करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा करी जाती है, ठीक है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी एक महत्वपूर्ण पद है। इसको शॉर्ट में CAG कहा जाता है या फिर हम इसको कैग कह देते हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है, ठीक है। और कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही करी जाती है। और हम बात करें कि कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये कैग ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। आप लोग क्वेश्चन की लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और कम समय में आपके बहादुर सर आपको बेस्ट और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से एक शिकायत है कि जितने सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से व्यू नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके तो रखा है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है, ठीक है। बेल आइकन ना दबाने के कारण आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है और आप वीडियो नहीं देखते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर अभी कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में आपके बहादुर सर आपको वीडियो बना सकें, ठीक है। बताइए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं। 34 में से एक तो होते हैं CJI और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ जो है
ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 65 वर्ष का। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन बने थे? तो हीरालाल जे कानिया बने थे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है भारत का? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। किसी राज्य में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है? तो राज्य में सर्वोच्च स्तर जो है ये उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होता है। ओके, और हाई कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से 231 में किया गया है। और भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। और भारत में सर्वप्रथम किस हाई कोर्ट की स्थापना करी गई थी? तो भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ठीक है, याद रखना, एक साथ बनाए गए थे 1862 में, ठीक है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इनकी नियुक्ति हो सकता है राज्यपाल के द्वारा करी जाए, लेकिन नहीं भैया, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, याद रखेंगे। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष का होता है, जहाँ पर हमने देखा था कि इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष का था, वहीं पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल जो है ये 62 वर्ष का है। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे, ठीक है। और भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? तो जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है ये सबसे नवीनतम है। इसकी स्थापना करी गई थी 1 जनवरी 2019 को। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य के राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। और राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 6 में और अनुच्छेद 153 से 162 तक। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और राज्यपाल का वेतन और भत्ता ये राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु, तो मैंने बताया कि राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है या फिर राज्यपाल बनना है। 35 वर्ष आप कंप्लीट कर लीजिए। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया है, बताइए ये कथन किसका है? भैया कथन पूछे जाते हैं, तो ये कथन है सरोजिनी नायडू का, ठीक है। और सरोजिनी नायडू भारत के किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी। और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछ लिया कि सरोजिनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? तो जिस प्रकार से संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, इसी प्रकार से विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद, ठीक है। और किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए भैया, संविधान का अनुच्छेद 169 है, ठीक है। और इसमें जो राज्य विधान परिषद हैं इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है, ओके। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी हो सकती है? तो 1/3 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए? तो न्यूनतम संख्या जो है ये 40 होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो 6 राज्य ऐसे हैं वर्तमान में जहां पर विधान परिषद हैं। एक है यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो चाहे हम बात करें राज्यसभा की, ठीक है, तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित करी गई है? 30 वर्ष। उसी प्रकार से राज्यों की विधानसभा के लिए भी आयु निर्धारित करी गई है 30 वर्ष, ठीक है। मतलब जिस प्रकार से राज्यसभा केंद्र में चलता है ना, उसी प्रकार से विधान परिषद जो है ये कहाँ पर चलता है?
राज्यों में चलता है। और याद रखना विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है और इन 6 राज्यों के नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, ठीक है, उसी प्रकार से विधान परिषदों के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अच्छा, विधानसभा की हम बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, परंतु इससे पूर्व विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसको है, तो राज्यपाल को है। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। बताओ कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, तो विधानसभा और लोकसभा, ठीक है, मैंने बताया था कि लोकसभा की जो न्यूनतम आयु है ये कितनी निर्धारित करी गई है, 25 वर्ष। इसी प्रकार से राज्यों की विधानसभा सदस्य यदि आपको बनना है तो इसकी भी न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। विधानसभा में बैठक की गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य उपस्थित होना जरूरी है, तो वही है 1/10 यानी कि टोटल 10%। भारत के किस राज्य में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं, यूपी में। कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। बताओ राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा करी जाती है और इसका वर्णन अनुच्छेद 64(1) में किया गया। मुख्यमंत्री कौन से सदन से चुना जाता है, तो विधानसभा या फिर विधान परिषद, दोनों में से किसी भी सदन से मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। बताओ दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है और अन्य राज्यों में राज्यपाल के द्वारा करी जाती है, ठीक है, याद रखना आप। दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जितने भी राज्य हैं उनमें राज्यपाल नियुक्ति करता है। बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा आदि ये जो विषय हैं ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इन सभी विषयों पर कानून जो है ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं। और इसी क्रम में हम बात करें लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय और सिंचाई आदि ये जो विषय हैं ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इन विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन आदि विषय कुछ सूची में आते हैं, तो ये संघ सूची में आते हैं और संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। बताओ राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति किससे प्राप्त होती है, तो कानून बनाने की जो शक्ति है संसद को दी गई है, ठीक है। और 1983 में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग का संबंध किससे था, तो जो सरकारिया आयोग है, ठीक है, इसका गठन 1983 में किया गया था और इसका संबंध जो है ये केंद्र राज्य संबंध से इसका संबंध था, ठीक है। और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 263 में किया गया है। अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। बताइए योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 2015 को की गई। कौन सी संस्था भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करती है, तो नीति आयोग करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस संस्था को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, तो नीति आयोग को कहा जाता है। नीति आयोग की जो अध्यक्षता है ये प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो योजना आयोग था इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते थे, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ये 2 बातें आपको कमेंट करके अभी
कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा कौन सा स्टूडेंट कितने अच्छे से वीडियो को देखता है और उसको कितना नॉलेज है। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी? राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा जाता है और ये संज्ञा दी थी के संथानम ने। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और हम बात करें कि वित्त और संपत्ति से संबंधित संविधाएं और वाद भारत के संविधान के किस भाग में अंकित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 12 में। वर्तमान समय में कौन से वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है। ये 2021 से 2026 तक चलेगा, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग की बात करें, इसका अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह इसके अध्यक्ष हैं। और UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1926 में किया गया था, ठीक है। और UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले हो। ओके, बताइए कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 में है, ठीक है। और यदि अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और स्थायी संवैधानिक निकाय है। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। और भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं। एक तो है ये होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। और बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन और मतदाताओं की सूची को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र में किया गया था? तो केरल राज्य की पारुल विधानसभा क्षेत्र में। और 1982 में पहली बार EVM यानी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है EVM का प्रयोग करके पूरा विधानसभा चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक है। और EVM का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कब करवाया गया था? तो 2009 का आम चुनाव करवाया गया था। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव में कितने प्रतिशत वोट आवश्यक हैं? तो 4% वोट आवश्यक हैं, तब आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। बताइए वर्तमान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में नेशनल पार्टीज कितनी हैं? 6 नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है। वहीं हम BJP की बात करें तो इसका गठन किया गया था 6 अप्रैल 1980 को। और BJP का चुनाव चिन्ह सभी लोग जानते होंगे, कमल का फूल है। और कांग्रेस की स्थापना कब करी गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को करी गई थी। और हम बात करें कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो A.O. हुम, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन हुम। और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? शेर है। और नेशनल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी, ठीक है।
बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी और वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष है। ठीक है, पहले वोट डालने की जो उम्र है ये 21 वर्ष थी। ठीक है, फिर हुआ 61वां संविधान संशोधन और तब वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, 1952 में, 62 में, 73 में और 2002 में। 84वें संविधान अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या फिर कमी नहीं की जा सकती? तो 84वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और इसमें 2026 निर्धारित किया गया था। ठीक है, कि लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्यों की संख्या में कोई भी वृद्धि या फिर कमी नहीं हो सकती है। वर्तमान लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 सीटें। ठीक है, वहीं हम बात करें कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? तो 47 सीटें हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली में कितने वर्षों के पश्चात निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों को परिसीमन किया जाता है? तो 10 वर्षों के बाद में। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्माण किस निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आदर्श आचार संहिता का निर्माण जो है ये TN सेशन के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। बताइए, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? जो प्राक्कलन समिति है ये सबसे बड़ी समिति होती है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और इन 30 सदस्य जो हैं ये सारे के सारे सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये 1 वर्ष का होता है और इसी क्रम में एक लोक लेखा समिति होती है। ठीक है, इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, और लोक लेखा समिति के जो सदस्य हैं ये सदस्य कितने होते हैं? मैंने बताया टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, और 22 में से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। और आपातकाल से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो आपातकाल से संबंधित उपबंध जो हैं ये भाग 18 में किए गए हैं। बताइए, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। और आपातकाल की उद्घोषणा किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करी जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करी जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत करी जाती है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत करी जाती है। किसी राज्य में आपात की उद्घोषणा कितने माह की होती है? 2 माह की होती है। ठीक है, और हम बात करें कि इससे अधिक यदि उद्घोषणा करना है तो संसद की अनुमति लेनी होती है। किसी राज्य में आपातकाल की अधिकतम समय अवधि कितने वर्ष की हो सकती है? तो अधिकतम समय अवधि की बात करें तो ये 3 वर्ष की होती है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो उस राज्य का कार्यभार किसके पास में होता है? तो उस राज्य के राज्यपाल के पास में होता है। अब बताओ कि देश में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? सबसे पहले पंजाब में और 20 जुलाई 1951 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ये क्वेश्चन हजारों बार रिपीट हुआ है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो वित्तीय आपातकाल की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है और देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, जो कि बहुत अच्छी बात है और हम भगवान से यही प्रे करेंगे कि कभी वित्तीय आपातकाल लगे भी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो देखिए भैया, राष्ट्रीय आपातकाल जो है
ये 3 बार लग चुका है। पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा। और भारत में प्रथम आपातकाल का कारण क्या था? तो भारत और चाइना का युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, ये कारण था। और दूसरी बार भारत में आपातकाल कब लगा? तो ये 3 दिसंबर 1971 को लगा था। और इसका कारण क्या था? तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था ना, ये इसका कारण था। अच्छा, हम बात करें कि तीसरी बार कब लगा? तो 26 जून 1975। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था आंतरिक अशांति। ठीक है, इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी और आंतरिक अशांति जो है ये कारण बताया गया था, और था भी, जो भी हो, लेकिन कारण यही है ऑफिशियल, आंतरिक अशांति। ठीक है। और जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 368 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। संविधान के किस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ एक संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो अनुच्छेद 239A के तहत। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 144 सीटें हैं। और जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए उपराज्यपाल कितनी महिलाओं को मनोनीत कर सकता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो वहाँ का उपराज्यपाल है, ये 2 महिलाओं को नॉमिनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल क्या है? तो अशोक का जो सह स्तंभ का शीर्ष भाग है, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया। अब बताइए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात लंबाई और चौड़ाई में हम बात कर रहे हैं, तो 3:2 होता है। यदि चौड़ाई और लंबाई में, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन को कठिन बना देता है, अनुपात पूछ लेगा, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात आप कहेंगे 2:3। क्वेश्चन को बड़े धैर्य से पढ़ना है, फिर आंसर करना है। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बताइए, प्रसिद्ध झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने करी थी? तो श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने इसकी रचना करी थी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अच्छा, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय हिंद, और आप किस राज्य, किस शहर से बिलोंग करते हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 1896 में गाया गया। और कांग्रेस का 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, वहाँ पर सबसे पहले वंदे मातरम गीत को गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। और राष्ट्रीय पंचांग का जो पहला महीना है ना, ये कौन सा है? चैत्र महीना है। ठीक है। और राष्ट्रीय पंचांग की हम बात करें तो इसको सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया? तो सरकारी प्रयोग की बात करें तो इसको सरकारी प्रयोग के लिए अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। और संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में किया गया। ठीक है। और संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? 1951 में। ठीक है। और पहली बार जब संशोधन किया गया 1951 में, तो क्या किया गया था? संविधान में 9th सूची जोड़ी गई थी, 9वीं सूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन की हम बात करें तो कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 है। ठीक है। और पूछा जाएगा कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो
तो दक्षिण अफ्रीका से संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, भारत में नए राज्यों का निर्माण, राज्य के क्षेत्र और नाम में परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया होती है? तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन प्रक्रिया। बताइए, पंजाब और हरियाणा को भाषा के आधार पर दो पृथक राज्यों में किस संशोधन द्वारा विभाजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वां संशोधन, जो कि 1966 में हुआ था। किस संशोधन के द्वारा असम राज्य से अलग करके एक नए राज्य मेघालय की स्थापना करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वां संशोधन, जो कि 1969 में हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया? तो 26वां संशोधन। ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। किस संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो 36वां संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और ये कार्यकाल घटाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष। और इसी प्रकार से वोट डालने की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, इसको भी घटाया गया। ठीक है, और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। बताइए, किस संशोधन के द्वारा देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन। और ये कब किया गया? 2002 में किया गया। ठीक है, और ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित संशोधन कौन सा है? 100वां संशोधन है। और ये कब हुआ था? तो ये 2015 में हुआ था। और इसी क्रम में हम बात करें कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन करके 2016 में भारत में जीएसटी को लागू किया गया। अच्छा, जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और जीएसटी का जो मॉडल है ये किस देश पर आधारित है? तो कनाडा देश पर आधारित है। और जीएसटी लागू कराने का सुझाव किसने दिया था? किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। नेक्स्ट वन की बात करें, जीएसटी के पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं? तो जीएसटी के पंजीकरण में टोटल 15 अंक होते हैं। बताइए, जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? सबसे पहले असम राज्य में जीएसटी लागू हुआ था 12 अगस्त 2016 को। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। बताइए, किस संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो 102वां संविधान संशोधन, जो कि 2018 में हुआ था, और इसमें ओबीसी आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई? हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था करी गई है 103वां संशोधन करके, और ये 2019 में किया गया था। भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व किस निधि में रखे जाते हैं? तो भारत की संचित निधि में। बताइए, संचित निधि के भुगतान पर किसका कंट्रोल होता है? संसद का। संसद द्वारा संचित निधि से कोई धनराशि किस विधेयक के माध्यम से निकाली या फिर व्यय की जाती है? तो विनियोग विधेयक के माध्यम से। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 266(1) के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट एक संवैधानिक व्यवस्था है क्या? बिल्कुल नहीं। जो बजट शब्द है ना, इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसी को आमतौर पर क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 112 में किया गया है। ठीक है, और भारत की आकस्मिक निधि की बात करें तो इस पर किसका पूर्ण नियंत्रण होता है?
राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। और आकस्मिक निधि का उल्लेख जो है ये संविधान के अनुच्छेद 267(1) में किया गया है। राष्ट्र पर संकट या फिर किसी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए किस निधि के धन का प्रयोग किया जाता है, तो आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के उच्च अधिकारियों के वेतन, भत्ते और अन्य व्यय किस निधि से दिए जाते हैं, तो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत की राजभाषा से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है, तो राजभाषा का उल्लेख भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया। भारत में कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को, ठीक है। और हम बात करें कि भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया, तो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसी भी भाषा को नहीं दिया गया है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय धर्म के रूप में किस धर्म को मान्यता दी गई, तो ना तो हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म है, ठीक है, और ना ही कोई राष्ट्रीय भाषा है। हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है, तो विपक्षी दल द्वारा सत्ता पक्ष के दल के विरुद्ध लाया जाता है। बताइए, भारत में सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो बाहरी दिल्ली, ठीक है। और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये है लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, चांदनी चौक है, ठीक है। और लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार 1-1 वर्ष के लिए किस वर्ष बढ़ाया गया था, तो 1976 में बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, ऐसा अब तक कितनी बार किया गया है, तो ऐसा अब तक 8 बार किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति को मासिक वेतन कितना मिलता है, तो 5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। बाकी जो भत्ते वगैरह हैं वो अलग मिलते हैं। भारत में किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो गंगा नदी को। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 4 नवंबर 2008 को। बताओ, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया, तो गंगा डॉल्फिन को। और कब, 5 अक्टूबर 2009 को। और जिन प्रश्नों का उत्तर संसद तुरंत चाहा गया हो, उन प्रश्नों को क्या कहा जाता है, तो उनको तारांकित प्रश्न कहा जाता है। और जिन प्रश्नों का उत्तर संसद में लिखित रूप में दिया जाता है, उन प्रश्नों को क्या कहा जाता है, अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। बताइए, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो भारत की न्यायपालिका को प्रदान करी गई। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। पंचायत का चुनाव आपको लड़ना है, आप बनना चाहते हैं गांव का सरपंच या फिर प्रधान, तो आपकी कम से कम उम्र 21 साल होना जरूरी है। बताइए, किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 1971 में। भारत में मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए किस बैंक की स्थापना की गई, तो आरबीआई की स्थापना करी गई, ठीक है। और हम बात करें कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर ही करी गई, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना करी गई। आरबीआई की स्थापना करी गई 1 अप्रैल 1935 को। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो जनवरी 1949 को। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई के अंदर आरबीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के 560 क्वेश्चन को डिस्कस किया, बिल्कुल डिटेल में, आसान भाषा में। आपको आपके बहादुर सर की मेहनत और कंटेंट की क्वालिटी ईमानदारी से बताना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, ताकि हम और इस प्रकार से मेहनत कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि आप और क्या सुधार करने की आशा रखते हैं, कि और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। जब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक नहीं देंगे, तब तक हमें अपनी कमी पता नहीं चलेगी और हम सुधार नहीं कर सकते। मैंने पूरी मेहनत करी है बेस्ट कंटेंट देने की, और यदि आप इसी प्रकार से
सारे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में और आसान भाषा में, तो इसके लिए हमने अपनी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च कर दी है। हर सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मोस्ट रिपीटेड। इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मिल जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी मिल जाएगा, इतिहास मिलेगा, और इतिहास के तीनों पार्ट आपको मिलेंगे। आपको मिल जाएगा भारत का संविधान, इकोनॉमी मिल जाएगा, आपको साइंस मिलेगा, साइंस के भी तीनों पार्ट मिलेंगे, और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके यानी कि स्टैटिक जीके का निचोड़ आपको हमारी इस ई बुक में मिल जाएगा। गारंटी से बोलता हूं, यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है और आप पूरे स्टैटिक जीके का रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारी इस ई बुक को आप अभी परचेस कर लीजिए। हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे बेहतरीन ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर 50 से ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे, 5000 से ज़्यादा डिटेल MCQ मिलेंगे, ठीक है, और मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। और हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो यदि आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी स्टडी को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारी इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन मैंने रखे हैं, यदि आप यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो आप इन क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। और आपको बताना है कि GST को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। ये 2 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर बताइए। मैं पढ़ता हूं और देखता हूं कि मेरा कौन सा छात्र, मेरा कौन सा भाई बहन सही क्वेश्चन मतलब सही आंसर दे पा रहा है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने भाई बहनों के साथ में आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। न्यू स्टूडेंट से यही कहूँगा कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। इस प्रकार से आपको मैराथन क्लास, महत्वपूर्ण क्लास मिलती रहती हैं। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। बाकी आपकी बहादुर सर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।